गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका निशा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं संदीप यादव टीम बायोलॉजी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी की अगर अपन वेटेज की बात करें इन द नीट एग्जाम एंड जेईटी एग्जाम एंड सीयूईटी एग्जाम, तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है। इस चैप्टर से आप कम से कम मान के चलो कि 5 से लेके 6 क्वेश्चंस तक के भी बन रहे हैं। अभी लास्ट ईयर्स के पेपर से जब एनालिसिस किए तो मैं अगर नीट एग्ज़ाम की बात करूं, अगर मैं नीट एग्ज़ाम की बात करता हूं तो बेटा नीट एग्ज़ाम के अंदर लगभग यहाँ से 9 से लेके 10 क्वेश्चंस तक बन रहे हैं। 9 से लेके 10 क्वेश्चन तक का जो वेटेज है वो नीट एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी को दे रही है अभी एट प्रेजेंट के अंदर। एट प्रेजेंट 9 से लेके 10 क्वेश्चन का वेटेज है वो नीट एग्जाम के अंदर बायोटेक से इंक्लूड किया जा रहा है। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट का, चाहे जेईटी का मान लो चाहे आप सीयूईटी का मान लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ से क्वेश्चंस की बौछार लग रही है, मतलब क्वेश्चंस की भरमार है इस चैप्टर से। और इतना अच्छा टॉपिक है, इतना कंसेप्चुअल टॉपिक है कि हर बच्चा इसको कवर कर सकता है, प्रत्येक क्वेश्चन सही कर सकता है। तो आज अपन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग या सजीव, यानी बायो का मतलब होता है सजीव और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी ज्ञान या तकनीकी। यानी कि अगर अपन बायोलॉजी के अंदर तकनीकी ज्ञान का समावेशन कर दे तो अपन उसको बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है कि बायोलॉजी के अंदर तकनीकी ज्ञान का समावेशन। और उस तकनीकी ज्ञान का समावेशन क्यों किया जाएगा बेटा? उस तकनीकी ज्ञान का समावेशन इसलिए किया जाएगा ताकि अपन अपने लिए कोई वांछित उत्पाद, कोई सेवा प्राप्त कर सके। तो अपन बायोलॉजी के अंदर यानी सजीवों के अंदर तकनीकी ज्ञान को ऐड करेंगे। देखो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का जो मीनिंग है ये वह तकनीक है में जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाता है। यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें जीवों का और उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग अपन करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों या सेवाओं का क्या करेंगे? विकास करेंगे, उत्पादन करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है, मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य के भले के लिए जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का प्रयोग करेंगे और मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या सेवा को प्राप्त करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बोलो कोई डाउट यहां तक? आगे अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए बेटा अपन EFB यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो परिभाषा है, यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB बायोटेक को कैसे परिभाषित करती है, तो इसकी परिभाषा को अपने को ऐसे के ऐसे एज इट इज ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में आ सकता है। EFB के अनुसार बायोटेक को परिभाषित करो। तो कैसे परिभाषित करना है बेटा? नए उत्पाद तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीवों और कोशिकाओं और इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा है, जो आपको एज इट इज ध्यान रखनी है। एग्जाम के अंदर कभी भी आ सकती है। ये दोनों जो डेफिनेशंस है वो अपने को एट ओनली और ओनली अपने को ध्यान रखनी है। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस कम है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि EFB क्या डेफिनेशन देती है। अच्छा, EFB का फुल फॉर्म या शब्द विस्तार आपसे पूछा जा सकता है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि यूरोप का कोई फेडरेशन है जो बायोटेक के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो नए उत्पाद और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीवों और कोशिकाओं तथा अंग और आणविक अनुरूपों का आपस में
संयोजन या संयोजन क्या कहलाता है, EFB के अनुसार बायोटेक की परिभाषा कहलाती है। आगे अपन बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित प्रक्रम आते हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन निम्नलिखित प्रक्रमों को सम्मिलित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, देखना एक बार। जैव प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित प्रक्रम सम्मिलित किए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा संपादित प्रक्रम जैसे दही, डबल रोटी, शराब आदि के अंदर अपन बायोटेक को प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा दही, और दही किससे बनता है बेटा, दूध से बनता है। जब दूध से दही बनेगा तो दूध से दही बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक अम्ल जीवाणु क्या होते हैं बेटा, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। डबल रोटी जब बनाई जाती है, ब्रेड या डबल रोटी जब बनाई जाती है, जब भी अपन जैव प्रौद्योगिकी को शामिल कर सकते हैं। शराब उद्योग के अंदर अपन क्या करते हैं, किण्वन करवाते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं, वहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी को काम में लिया जा रहा है। जीन का संश्लेषण और उसका उपयोग, यानी कि कोई वांछित जीन जो अपने लिए लाभदायक है, अपने हितकी है, उसका अपन संश्लेषण करवा सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं बेटा, उपयोग कर सकते हैं अलग अलग कार्यों को संपादित करवाने के लिए। तीसरा है डीएनए टीकों का निर्माण। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, यानी कि डीएनए जो वैक्सीन होते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार किए जा सकते हैं। आज इतनी गंभीर से गंभीर बीमारियों के जो उपचार है वो तुरंत वैक्सीन के माध्यम से कर दिया जाता है, और वैक्सीन जो बनाए जाते हैं वो बेटा किसके आधार पे बनाए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के यूज से, इसके उपयोग से बनाए जाते हैं। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी कि मेडिकल फील्ड के अंदर भी, चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने डेली लाइफ से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए वैक्सीन जो आधुनिक टीके हैं उनका जो मेजर कंसेप्ट होता है वो क्या होता है बेटा, RDT होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। यानी कि जो आधुनिक टीके हैं वो RDT की सहायता से बनाए जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की सहायता से बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे उपयोग है, यानी कि बायोटेक के अंदर अपन ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे, कृषि के क्षेत्र में भी उपयोग देखेंगे और बहुत सारे क्षेत्रों में इसके उपयोग देखेंगे। लेकिन अपने को यहाँ पर ये देखना है सूक्ष्म जीवों द्वारा संपादित प्रक्रम, जीन का संश्लेषण, उपयोग और डीएनए टीकों का निर्माण, ये मेजर कार्य है जो बायोटेक की सहायता से किए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे अपन बढ़ते हैं। इसके आगे अपन देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की प्रमुख तकनीकें, और प्रमुख तकनीकों को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जीन या डीएनए में कोई फेरबदल करना, उसको अदल बदल करना या उसको बदलना, यानी कि डीएनए या आरएनए या जीन को फेरबदल करके क्या करना बेटा, रासायनिक रूप से उसको परिवर्तित करना, उसमें परिवर्तन करना किसके अंदर शामिल किया जाएगा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर क्या किया जाएगा बेटा, शामिल किया जाएगा। आनुवांशिक का मतलब होता है जेनेटिक, यानी कि जो लक्षण होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्यों जाते हैं बेटा, डीएनए या जीन की वजह से जाते हैं, और उनमें कोई फेरबदल करना क्या कहलाता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। आ गया समझ में। दूसरा देखो बेटा रासायनिक अभियांत्रिकी यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग। बेटा क्या, केमिकल इंजीनियरिंग। और केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीव रहित वातावरण बनाकर, सूक्ष्म जीव रहित वातावरण को बेटा बोलते हैं निर्जमीकृत कंडीशन, निर्जमीकृत स्थितियां, यानी कि सूक्ष्म जीव रहित वातावरण में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक अपन बनाए। बेटा क्या बनाए, एंटीबायोटिक बनाए, यानी कि प्रतिजैविक बनाए, कोई वैक्सीन बनाए, कोई एंजाइम्स का फॉर्मेशन करे, आदि को अपन क्या करे, बनाए। तो अपन किसके अंदर पढ़ेंगे उसको, रासायनिक अभियांत्रिकी के अंदर। यानी कि साफ साफ स्पष्ट है कि आधुनिक जो जैव प्रौद्योगिकी है
उसकी दो प्रमुख तकनीकें हैं, यानी कि वो दो चीजों पे मेनली डिपेंडेंट है बेटा। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी है बेटा केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक्स किसके ऊपर आधारित है? डीएनए या जीन पर। तो आप क्या बताओगे बेटा? डीएनए या जीन में कोई चेंज करना, कोई फेरबदल करना और उसको रासायनिक रूप से परिवर्तित करना किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर बेटा। किसके अंदर? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा है रासायनिक अभियांत्रिकी, जिसके अंदर अपन सूक्ष्म जीव रहित वातावरण बनाएंगे और उस सूक्ष्म जीव रहित वातावरण के अंदर क्या करेंगे? जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे कि प्रतिजैविक टीके, अनेक लाभदायक एंजाइम्स का क्या करेंगे? संश्लेषण करेंगे। ध्यान रखना वातावरण सूक्ष्म जीव रहित रखना है, निर्जमीकृत कंडीशंस अपने को क्या करनी है? क्रिएट करनी है बेटा। आ रहा समझ में? यहां तक की बात समझ में आ गई, अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो पुनर्योगज डीएनए तकनीक, और ये तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी क्या है बेटा? आधारित है, टिकी हुई है। यानी कि पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी को अपन एक चीज के ऊपर टिका हुआ मान सकते हैं, आरडीटी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। मैं यहां पर अगर बात करूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए की, तो बेटा पुनर्योगज डीएनए का मतलब आप ये समझना, आपको सिंपल देसी भाषा में बता देता हूं कि मेरे पास ये कोई डीएनए ए है बेटा, ये मेरे पास कोई डीएनए ए है और ये मेरे पास कोई डीएनए बी है बेटा, ये मेरे पास कोई डीएनए बी है। और इन दोनों डीएनए को मिलाकर मैं कोई ऐसा डीएनए बनाऊं जिसमें ए डीएनए का भी पार्ट शामिल हो और बी डीएनए का भी पार्ट शामिल हो, उसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा? पुनर्योगज डीएनए बोल दूंगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दूंगा। मान लो बेटा ये इतना भाग मैंने किसका ले लिया? ये ए डीएनए का, और बाकी का भाग क्या ले लिया बेटा? बी डीएनए का ले लिया। आ रहा समझ में? ये ए और बी डीएनए दोनों का क्या है बेटा? सम्मिलित रूप है, इसलिए इसको क्या बोल दिया मैंने? आर डीएनए बोल दिया बेटा। क्या बोल दिया? आर डीएनए बोल दिया। या इस आर डीएनए को बेटा क्या बोलूंगा मैं? संकर डीएनए भी बोल सकता हूं, हाइब्रिड डीएनए भी बोल सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर ए वाले डीएनए का भी पार्ट इंक्लूडेड है और बी वाले भी पार्ट इंक्लूडेड है, इसलिए तो क्या बोल देंगे बेटा? संकर डीएनए या हाइब्रिड डीएनए। और ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सैकड़ों बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुका कि प्रथम पुनर्योगज डीएनए स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने कब बनाया बेटा? 1972 में बनाया। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, नीट के अंदर भी पूछा हुआ है, जेईटी एग्जाम का भी क्वेश्चन है और सीयूईटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पुनर्योगज डीएनए किस वैज्ञानिक ने तथा कब बनाया? तो स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने कब बनाया? 1972 के अंदर, 1972 के अंदर ये डीएनए क्या करा? बनाया। अतः इन दोनों वैज्ञानिकों को पुनर्योगज डीएनए तकनीक के जनक भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए तकनीक के जनक, फादर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको बेटा आरडीटी का शब्द विस्तार भी पूछा जा सकता है। आरडीटी का शब्द विस्तार होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बेटा क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके जो जनक होते हैं वो कौन होते हैं? स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर होते हैं, और इन्होंने 1972 में प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या करा था बेटा? तैयार किया था, प्राप्त किया था, बनाया था। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो बेटा आरडीटी कैसे बनाया जाता है, यानी कि आरडीटी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से काम करती है, ये अपने को देखना है। आरडीटी में कौन कौन से पद सम्मिलित होते हैं और आरडीएनए कैसे बनाया जाता है, ये अपने को इस हेडिंग के अंदर देखना है। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए बेटा? विभिन्न प्रकार के एंजाइम चाहिए बेटा। क्या चाहिए? विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो अपना स्पेसिफिक काम करेंगे और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को सफल बनाएंगे। देखो विभिन्न प्रकार के एंजाइम कौन से हैं? पहला जो एंजाइम अपन लेने जा रहे हैं वो है प्रतिबंधन एंजाइम। बेटा कौन सा एंजाइम है? प्रतिबंधन एंजाइम। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं बेटा?
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या इसको REB बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? शॉर्ट के अंदर इसको क्या बोलते हैं? RE बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। ये जो RE होता है ये DNA को काटने का कार्य करता है। अगर नहीं ध्यान रहे तो देसी भाषा में समझो, RE होती है, RE किसी भी चीज को काटने के लिए काम ली जाती है, RE यहाँ पर DNA को काटने के लिए काम में ली जा रही है। यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? DNA को विशिष्ट स्थानों पर से काटते हैं, विशिष्ट स्थानों पर से काटते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, हर कहीं से नहीं काटते हैं, हर कहीं से नहीं काटेंगे। कहां से काटेंगे? विशिष्ट जगहों पर से काटेंगे, विशिष्ट स्थानों पर से काटेंगे। ऐसे ही हर कहीं से कट नहीं लगाएंगे, किसी विशिष्ट जगह वो पहचानेंगे और वहां से DNA को कट लगाने का कार्य करेंगे। आगे देखो बेटा, अब तक 900 से भी अधिक प्रतिबंधन एंजाइम जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों से प्राप्त किए जा चुके हैं। इंपोर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है कि अब तक 900 से भी ज्यादा प्रतिबंधन एंजाइम बनाए जा चुके, और वो बेटा 230 से भी अधिक प्रभेदों से। किसके प्रभेद बेटा? जीवाणुओं के प्रभेद से। यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम किसके प्रभेद से प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं के प्रभेद से प्राप्त होते हैं। और अब तक 900 से भी अधिक प्रतिबंधन एंजाइम बनाए जा चुके, जो कि 230 से भी अधिक जीवाणुओं के अलग अलग प्रभेदों से प्राप्त किए गए हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर हो चुकी। अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज या प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में बता रहा हूं। प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है? हिंद सेकंड है बेटा। कौन सा है? हिंद सेकंड। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, काफी बार एग्जाम में मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है? हिंद सेकंड है बेटा। कौन सा है? हिंद सेकंड है, जो कि प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम माना जाता है। और हिंद सेकंड बेटा किससे प्राप्त किया गया था? एक जीवाणु जिसका नाम क्या है बेटा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या नाम है बेटा इसका? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु से क्या किया गया था? प्राप्त किया गया था। और पहला प्रतिबंधन एंजाइम हमेशा ध्यान रखना हिंद सेकंड होगा, ना कि EcoR1 होगा। EcoR1 में 1 आ रहा है, यहाँ पे सेकंड आ रहा है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको ये बताना है कि प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम हमेशा कौन सा होता है? हिंद सेकंड होता है। और ये ही है प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण की अगर अपन बात करें, यानी कि अपने सामने जो एग्जांपल लिखा हुआ है हिंद सेकंड, इसका नाम अपन ने कैसे दिया, इसका नामकरण अपन ने कैसे किया? तो इसके कुछ फिक्स रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। जो पहला अक्षर होता है वो जीवाणु के वंश के नाम का प्रथम अक्षर होता है और हमेशा कैपिटल लेटर होता है। यानी कि जिस जीवाणु से प्रतिबंधन एंजाइम को अलग किया गया है उस जीवाणु के वंश के नाम का प्रथम अक्षर होता है और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर H लिखा हुआ है, ये बेटा किसको इंगित कर रहा है? जीवाणु के वंश को। और ये जीवाणु का क्या है बेटा? वंश है। और ये इसकी क्या है बेटा? जाति है। तो वंश में पहले क्या आ रहा है बेटा? हीमोफिलस आ रहा है। तो H किससे आ गया? जीवाणु के वंश के नाम का प्रथम अक्षर, जो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। तो दूसरा और तीसरा अक्षर देख लो, ये जीवाणु की जाति के नाम के प्रथम 2 अक्षर होते हैं और हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। जीवाणु की जाति के नाम के प्रथम 2 अक्षर होंगे और हमेशा स्मॉल लेटर में। देखो बेटा IN, इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है? INFLUENZA, यानी कि IN किससे लिए गए हैं? जाति के नाम के प्रथम 2 अक्षर लिए गए हैं। इसके बाद जो 4th अक्षर होगा वो जीवाणु के प्रभेद को इंगित करेगा बेटा। किसको? प्रभेद को या स्ट्रेन को क्या करेगा? इंगित करेगा, बताएगा, जो कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अंत में लिखे रोमन संख्या क्रम को इंगित करते हैं जिस क्रम से उस प्रतिबंधन एंजाइम को अलग किया गया है। आ गया समझ में? यहाँ पे H जीवाणु के वंश का नाम का प्रथम अक्षर, हीमोफिलस का H, IN इन्फ्लुएंजा जाति के नाम के प्रथम 2 अक्षर, और D क्या है बेटा? इसका प्रभेद है। क्या है जो रोमन में लिखा हुआ है? इसका क्या है बेटा? क्रम है जिस क्रम से इसको पृथक किया गया है। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं प्रतिबंधन एंजाइम के प्रकार, यानी कि जो प्रतिबंधन एंजाइम है बेटा ये भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं।
पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या काम करते हैं बेटा, डीएनए को कट लगाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। आरई बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं जो डीएनए को कट लगाते हैं। और दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। ध्यान दो, नाम में ही काम छिपा हुआ है बेटा। एक्सो का मतलब क्या होता है बेटा, बाहर, और बाहर क्या होते हैं, किनारे होते हैं। तो ये तो डीएनए को कहां से काटेगा बेटा, सिरों से या किनारों पर से काटेगा। और दूसरा होता है एंडो, और एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, और अंदर क्या होता है, डीएनए को भीतर से काटता है, बीच में से काटने का कार्य करता है। दोनों ही एंजाइम डीएनए को काट रहे हैं, लेकिन एक तो किनारों पर से काट रहा है और दूसरा कहां से काट रहा है बेटा, बीच में से काट रहा है। दोनों ही प्रतिबंधन एंजाइम है और दोनों ही क्या करते हैं, डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिबंधन एंजाइम का दूसरा नाम होता है आणविक कैंची बेटा। क्या बोलते हैं इसको, आणविक कैंची बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा आणविक कैंची, क्यों, क्योंकि ये डीएनए को क्या कर रहा है, काटने का काम कर रहा है। इसको मोलिकुलर सीजर या आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया कि आणविक कैंची के नाम से विख्यात एंजाइम निम्न में से कौन से है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम जाएगा बेटा। क्या जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। अगर ऑप्शन में तो आप प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को क्या करोगे, टिक करोगे, जो आणविक कैंची या मोलिकुलर सीजर की तरह काम आते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब तक अपन ने क्या देखा, अब तक अपन ने प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण देखा और प्रतिबंधन एंजाइम के दो प्रकार देखे, और प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम हिंद सेकंड होता है, ये अपन ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, अपन एक प्रतिबंधन एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में बात कर लेते हैं। एक प्रतिबंधन एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में क्या करने जा रहे हैं बेटा, बात करने जा रहे हैं। देखो, अपन एक प्रतिबंधन एंजाइम जिसका नाम क्या है बेटा, EcoR1। क्या नाम है बेटा, EcoR1 है, जो कि एक क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है बेटा। क्या है ये, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है। यानी कि ये डीएनए को कैसे काटेगा, इसकी मैकेनिज्म के बारे में अपन देखने जा रहे हैं। कैसे काटेगा, ध्यान दो बेटा, ये काटता है डीएनए को, और डीएनए को काटता है बेटा, अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम प्राप्त करता है। इसका विशिष्ट पहचान अनुक्रम होता है बेटा GAATC बेटा। कौन सा होता है, GAATC। ये 5 क्षारक युग्मों का एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम होता है। इसको पहचानेगा और जी और ए के मध्य से क्या करेगा बेटा, कट लगाने का कार्य करेगा। देखो बेटा, ये अपने पास कोई डीएनए है जिसको जी, जैसे मान लो बेटा ये जी है, यहाँ पर जी, ये डबल ए, ये डबल टी और ये सी है। इधर क्या हो जाएगा बेटा, सी डबल टी डबल ए और ये जी। जी और ए के बीच में से काटेगा, जी और ए के बीच में से काटेगा। ये वाला अपने पास को दूसरा डीएनए है, ये भी जी डबल ए डबल टी सी। सेम अपने को पहचान अनुक्रम देखने को मिलेगा, सी डबल टी डबल ए जी। और बेटा ए और जी के बीच में से क्या करेगा, कट लगाने का कार्य करेगा, डीएनए को काटेगा। देखो आपका सामने कैंची सा बना हुआ है, ये कैंची कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यानी कि मोलिकुलर सीजर है बेटा। कौन है ये, मोलिकुलर सीजर। इसने डीएनए को यहाँ से कट लगाया, इसने डीएनए को यहाँ से कट लगाया, इधर से भी सेम कट लगाएगा। तो इधर क्या बचेगा बेटा मेरे पास, ये कट जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इधर ये वाला पार्ट कट के क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा। ये वाला पार्ट कट के क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा। और इन दोनों चिपचिपे सिरे बनते हैं, काटने के बाद दो स्टिकी एंड बनते हैं, एक तो इस वाले डीएनए में और एक चिपचिपा सिरा इस वाले डीएनए में। दोनों चिपचिपे सिरों को, दोनों चिपचिपे सिरों को बेटा कौन से एंजाइम से, लाइगेज की सहायता से। लाइगेज, जो लाइगेज एंजाइम होता है उसकी सहायता से जोड़ देंगे और क्या बना देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देंगे। यानी कि क्या बना देंगे बेटा, पुनर्योगज डीएनए बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, पुनर्योगज डीएनए बना देंगे। आ रहा समझ में, क्यों पुनर्योगज बोला, क्योंकि ये मेरे पास कोई ए डीएनए था। कल्पना करो, अभी देखो बेटा, जब भी मैंने आपको बताया था ये बी डीएनए है, इस वाले डीएनए में ए का भी पार्ट है, इस वाले डीएनए में इस बी का भी पार्ट है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दिया बेटा। क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि इस वाले डीएनए का पार्ट भी रख रहा है और इस वाले डीएनए का भी पार्ट इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। तो अपन इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के जो चरण है, जो स्टेप है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आपको